बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। क्वेश्चन है, सही कथनों की चुनाव कीजिए। कथन ये दिया है, विकासात्मक कार्य की अवधारणा सबसे पहले रॉबर्ट हेविंगअस्ट द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये जो है, ये कथन पहला कथन सही हो जाएगा कि जो है विकासात्मक जो कार्य है अंत को, यह जो कंसेप्ट है सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हेविंगअस्ट ने। ये जो है कथन ये सही है। जे जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, ए और डी हट जाएगा। उसके बाद कथन के है, व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन ने माना था कि विकास में आनुवंशिकता का स्थान वातावरण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो है ये कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो ये जेबी वाटसन है जो व्यवहारवाद के जनक है, इन्होंने किसको प्राथमिकता दिया था? वातावरण को, ना कि आनुवंशिकता को। तो ये जो है वातावरण को प्राथमिकता दिया था, मतलब जो है वातावरण को अधिक महत्वपूर्ण माना था, ना कि आनुवंशिकता को। इसलिए कथन के ये गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में है के, तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत में स्वायत्त नैतिकता की अवस्था को पूर्व नैतिक अवस्था से पहले रखा है। ये जो कथन है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये स्वायत्त नैतिकता जो है पूर्व नैतिक अवस्था के बाद आता है। पहले जो आएगा पूर्व नैतिक अवस्था, और इस अवस्था के बाद जो है पूर्व नैतिक अवस्था के बाद आता है स्वायत्त नैतिक अवस्था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत में स्वायत्त नैतिकता की अवस्था को पूर्व नैतिकता से पहले रखा है। तो ये जो है ये कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है पूर्व नैतिक अवस्था को रखा है, उसके बाद जो है ये स्वायत्त अवस्था है। इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। उसका जो कथन एम दिया है, यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर के सिद्धांत में समय के साथ बालक के वातावरण में होने वाले ऐतिहासिक परिवर्तन, जिसको क्या बोला जाए है, क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो जो है कथन है में भी सही है कि जो ऐतिहासिक परिवर्तन है किसके अनुसार जो है, ब्रोनफेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार तीनों जो ऐतिहासिक परिवर्तन है उसको क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत रखा है। तो जो कथन है ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है? कथन जे और कथन एम, ये दोनों कथन बस सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल जे और कथन एम सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही कथनों की चयन कीजिए। सही कथन की चयन करना है। कथन जे दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा तीसरी, पाँचवीं और आठवीं में प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त स्तर पर परीक्षाएं संचालित की जाएगी। तो जो प्राधिकरण है या जो अथॉरिटी है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो उपयुक्त सिस्टम है, परीक्षा की जो प्रणाली है, वो परीक्षा कराई जाएगी बोला जा रहा है क्लास 3, 5 और 8 में। तो ये जो है ये कथन जे सही हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन के है, कथन के में दिया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यह आरटी एक्ट 2009 की धारा 21 के तहत, जो है धारा 21 है, उस 21 के तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति का, जो विद्यालय प्रबंधन समिति बनेगा उस समिति का गठन अनिवार्य है। तो ये जो है ये विद्यालय प्रबंधन समिति का जो है गठन अनिवार्य करके बोला जा रहा है, जिसमें 75% सदस्य क्या होना चाहिए? माता पिता या अभिभावक होंगे। तो ये जो कथन के ये भी सही है, धारा जो है 21 है उसके अनुसार। किसका जो धारा? आरटी एक्ट 2009 की जो धारा 21 है उसके अनुसार। तो जो कथन के ए भी सही है। तो जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे, तो ऑप्शन सी में जे नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे, तो ऑप्शन डी में के नहीं है तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसके बाद कथन एल दिया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों में से एक ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है। तो ये जो है कथन एल भी सही है कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको स्कूल के जो बाहरी जीवन है, बाहरी जो नॉलेज है उससे जोड़ना है। तो ये जो कथन एल ये भी सही है। उसका जो है कथन एम दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार की न्योता भोज योजना का मूल उद्देश्य मध्याह्न भोजन या इसी को बोला गया पीएम पोषण के साथ साथ समुदाय की भागीदारी से बच्चों को विशेष अवसरों पर पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। तो ये जो कथन एम ये भी सही है। जो छत्तीसगढ़ की जो एक न्योता भोज योजना है उस योजना के बारे में बताया जा रहा है। कि जो कथन एम ए भी सही है। तो इसमें सभी कथन सही हैं। सभी कथन किस में दिए है? ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन जे, के, एल और एम सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन है सही कथनों की चुनाव कीजिए। कथन जे है लुईस थर्स्टन ने बुद्धि का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत दिया है। जो है लुईस थर्स्टन ने इन्होंने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, और जिसमें इन्होंने 7 कारक शामिल किए थे। तो ये जो है कथन जे सही है कि जो है लुईस थर्स्टन ने इन्होंने बुद्धि का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया है और इसमें इन्होंने 7 कारक शामिल किया था। तो जो कथन जे ये सही है। तो जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, बी और डी हट जाएगा। उसके बाद कथन के दिया है रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। तो जो है रेवेन का जो है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो परीक्षण है या टेस्ट है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक टेस्ट, ये जो है क्या है एक शाब्दिक और संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है। तो जो कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, परीक्षण दिया है, ये शाब्दिक नहीं है, क्या है? अशाब्दिक है। अशाब्दिक दिया है इन्होंने, ना कि शाब्दिक। ये जो है क्या है? अशाब्दिक है। अशाब्दिक अशाब्दिक है। और जो ये संस्कृतिबद्ध दिया है, ये बद्ध नहीं है, संस्कृति क्या है? मुक्त है। इसीलिए जो कथन ये के गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है के तो ऑप्शन ए हट जाएगा। इन्होंने जो रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो परीक्षण है, ये परीक्षण जो है क्या है? अशाब्दिक है। और रीति ये जो संस्कृतिबद्ध नहीं, संस्कृति से मुक्त परीक्षण है। ये जो कथन के ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कथन एल दिया है संयोगात्मक बुद्धि लब्धि या ई क्यू जो है व्यक्ति के जीवन की सफलता में बुद्धि लब्धि की तुलना में अधिक योगदान दे सकती है। तो ये जो कथन एल ये सही है कि जो है यू की जो है या ये संयोगात्मक बुद्धि या इमोशनल क्वांट है, ये जो है ये संयोगात्मक बुद्धि लब्धि, ये क्या है? व्यक्ति के जीवन की सफलता में बुद्धि लब्धि तो जो है ये आई क्यू की तुलना में अधिक योगदान देती है। तो जो है ये कथन एल सही है कि जो ई क्यू है, ये ई क्यू ये ग्रेटर देन है किससे? आई क्यू से, ऐसे बोला जा रहा है यहाँ पे। तो जो कथन एल ये सही है कि जो ई क्यू क्या है? आई क्यू से अधिक योगदान देती है। तो जो है कथन एल ये सही है। उसका जो है कथन एम दिया है मानसिक आयु की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम विलियम स्टर्न द्वारा किया गया था। तो जो कथन एम ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मानसिक आयु की जो अवधारणा है, ये कंसेप्ट है, सबसे पहले किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने। तो जो अल्फ्रेड बिने है, इन्होंने सबसे पहले जो है मानसिक आयु की जो कंसेप्ट है या जो मेंटल एज की जो कंसेप्ट है, उसको सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसलिए जो कथन में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? ये विलियम स्टर्न को बोला जा रहा है, इसलिए कथन में गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहे हैं? कथन जे और कथन एल, ये दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल जे और एल कथन सही हैं। निगम के सिद्धांतों के विकास और उनके उद्भव के सही कालक्रम पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनकी जो उद्भव है उस सिद्धांत के बेस्ड में इसको अरेंज करना है। पहला दिया है के एल्बर्ट बांडुरा। एल्बर्ट बांडुरा का जो है सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, ये सिद्धांत इन्होंने कब प्रकाशित किया था? तो इन्होंने सन 1977 में प्रकाशित किया था। उसके बाद जो है ये कथन एल है, एल में दिया गया इवान पाउलो का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सिद्धांत कब दिया था? जो पाउलो ने ये सिद्धांत दिया था इन्होंने 1904 में प्रकाशित हुआ था ये। उसके बाद जो है ये कथन एम दिया है बी एफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये जो है इन्होंने कब सिद्धांत दिया था इसको? इन्होंने दिया था 1938 में। उसके बाद जो है ये डेविड का दिया है, डेविड आसुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने 1963 में आया था, इसका सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। इसका जो कथन वो दिया है एडवर्ड थान डाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ये सबसे पुराना सिद्धांत है, ये लगभग 1897 से 98 के आसपास आया था, मतलब प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा? हमें पहले से बाद में अरेंज करना है। तो ये 98-97 वाला पहले आ जाएगा, ये 97-98 वाला 1897 से 98, तो सबसे पहले आ जाएगा, तो वो पहले आ जाएगा। ये ऑप्शन डी में वो नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। सबसे पहले वो आ जाएगा 1897-98, उसके बाद
ये 1904 वाला, 1904 वाला आ जाएगा। ओ के बाद एल, 1904 के बाद 1938, तो 1938 आ जाएगा एम, 38 के बाद ये 63 वाला आ जाएगा एन, और लास्ट में फिर ये के वाला आ जाएगा 1977, के वाला लास्ट में। शुरू में ओ, शुरू में हो गया, ओ के बाद एल, तो इसी में एल नहीं है, सी हट जाएगा, और एल के बाद फिर एम, एल के बाद एम, ये भी दोनों में है, और एम के बाद एन, एम के बाद एन, एम में नहीं है, ते हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुरू में हो जाएगा ओ के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद के, ये ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कथन, कथन दिया है बाल केंद्रित शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षक को कक्षा में बच्चों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग संवर्ग बनाकर ही शिक्षण कराना चाहिए या करना चाहिए। ये जो है ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या बात करता है, समावेशी जो शिक्षा है ये सभी वर्ग के बच्चों को, चाहे वो बच्चे क्या हो, प्रगतिशील शिक्षक को कक्षा में बच्चों के जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को अलग अलग बोला जा रहा है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षक को क्या होना चाहिए, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी चाहिए, ना कि अलग अलग। इसलिए जो कथन गलत हो जाएगा। इसका जो है कारण दिया है, ये कथन रॉन्ग है। उसके बाद कारण दिया गया है वंचित या अलाभाविक पृष्ठभूमि के बालकों को यदि प्रतिभावान बालकों के साथ पढ़ाया जाए तो उनमें हीन भावना आती है और समावेशी शिक्षा का लक्ष्य बाधित होता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो वंचित बच्चे हैं या जो अलाभावित बच्चे हैं, वो पृष्ठभूमि के बालकों को यदि प्रतिभावान बालकों के साथ पढ़ाया जाए तो उनमें हीन भावना आती है बोला जा रहा है, और ये जो है समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को बाधित करती है। ये जो कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है सभी पृष्ठभूमि के बच्चे, चाहे वंचित बच्चे हो या जो अलाभावित बच्चे हैं जिसको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, वो जो है सभी बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाना चाहिए। ये लक्ष्य है समावेशी शिक्षा का, ना कि अलग अलग, और उसमें कोई हीन भावना नहीं आती। ये जो है और उन लोग प्रेरित होते हैं, सामाजिक रूप से एक बेटर बनने की प्रयास करते हैं। तो ये जो है कारण ये गलत हो जाएगा और कथन भी गलत है, दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें कथन और कारण दोनों गलत है। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। ए में दिया है आरटी एक्ट 2009 की धारा 17, जो है आरटी अधिनियम 2009 या आरटीई एक्ट 2009। इसके जो है धारा 17 है, 17 में क्या प्रावधान है, 17 में प्रावधान है कि बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। तो जो है ये धारा 17 जो है बच्चों को शारीरिक और मानसिक दंड का जो है प्रतिषेध करता है, मतलब उसको प्रतिषेध करता है। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी डी हट जाएगा, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद बी दिया है फॉक्सो एक्ट, ये जो है फॉक्सो अधिनियम 2012। तो जो है ये फॉक्सो एक्ट 2012 ये क्या बात करता है, तो जो है बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण की बात करता है। तो ये बी का हो जाएगा 1, बी का 1। सी दिया है सुकन्या समृद्धि योजना लागू होने का वर्ष। तो जो है सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुआ था, ये 2015 में। तो सी का हो जाएगा 2, 2015, सी का 2। उसका जो दिया है डी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। तो जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब आया था, ये 2006 में। तो ये डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 3, उसके बाद जो है बी का 1। तो बी का 1 जो है ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा, ये ऑप्शन ए में मेरा बी का 1, और उसके बाद सी का 2 और डी का 4। तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। ए में दिया है संरचनावाद। संरचनावाद किसकी बात करता है, तो संरचनावाद बात करता है ये अंतर्दर्शन विधि की, अंतर्दर्शन विधि द्वारा चेतना के तत्वों का अध्ययन। ये कौन सा बात करते हैं, संरचनावाद की। ये हो जाएगा ए का 2 संरचनावाद के बारे में। उसके बाद दिया है बी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। तो जो है गेस्टाल्ट का मनोविज्ञान किस बात करता है, किसका बात करता है, तो ये जो है पूर्णता का सिद्धांत और प्रत्यक्षीकरण। तो ये पूर्णता के सिद्धांत पर की बात करते हैं और प्रत्यक्षीकरण की बात। कौन जो है, गेस्टाल्ट का मनोविज्ञान। तो हो जाएगा बी का 4, बी का 4। उसके बाद सी दिया है मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद किसकी बात करता है, तो मनोविश्लेषणवाद ये बात करता है अचेतन मन और दमित इच्छाओं का विश्लेषण करते हैं।
तो हो जाएगा सी का 3, सी का 3। उसके बाद डी दिया है, डी व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद किसकी बात करता है? बाहरी व्यवहार का प्रेक्षण और मापन की बात करता है। तो हो जाएगा डी का 1, डी का 1 हो जाएगा। ए का 2, ए का 2 जो है ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद जो है बी का 4, तो बी का 4 ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें हो जाएगा ए का 2, बी का सॉरी इसमें बी का 4 हुआ है ना, ये जो ऑप्शन सी नहीं आएगा, ये हो जाएगा ए डी हट गया। उसके बाद जो है ए का 2 हो गया और बी का 4 है, बी का 4 ये ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। बी का 4 ये बी में हो रहा है और उसके बाद जो है सी का 3 और डी का 1 ये ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। ए में दिया है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, तो ये जो है क्या किसकी विशेषता बताता है? इसकी विशेषता ये है कि स्थूल वस्तुओं के माध्यम से अमूर्त संप्रत्ययों को समझाना। ये क्या हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहा है, मतलब जो स्थूल वस्तु हो गया, उस वस्तुओं के माध्यम से जो अमूर्त जो संप्रत्यय है उस संप्रत्ययों को समझाने का काम कर दें। हो जाएगा ए का 3, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद जो दिया है बी प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल इसमें क्या होता है? प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण कर नए विषय को जोड़ना या नए विषय से जोड़ना। तो जो है प्रस्तावना कौशल है उसके माध्यम से जो पूर्व ज्ञान का हम परीक्षण करेंगे और परीक्षण का जो है नए विषय है या जो नए सब्जेक्ट है उसको जोड़ने का काम करेंगे। तो हो जाएगा बी का 1, बी का 1। उसके बाद सी दिया है, सी में दिया है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर किसी समस्या को छोटे भागों में तोड़ना, फिर उन्हें जोड़कर निष्कर्ष निकालना। तो ये विश्लेषण से क्या कर रहे हैं? संश्लेषण कर रहे हैं। तो पहले क्या किया? समस्या को तोड़े। विश्लेषण मतलब तोड़ना होता है और संश्लेषण मतलब जोड़ना। तो जो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जा रहे हैं, तो हो जाएगा सी का 2, सी का 2। उसके बाद डी दिया है प्रतिपुष्टि। तो प्रतिपुष्टि में क्या होता है? तो प्रतिपुष्टि में छात्र के व्यवहार या उत्तर में सुधार हेतु तत्काल जानकारी देना। प्रतिपुष्टि मतलब जो है फीडबैक देना। तो हो जाएगा छात्र के व्यवहार या उत्तर में सुधार करना और उनको तत्काल जानकारी देना। तो हो जाएगा डी का 4, डी का 4। ए का 3, ए का 3 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी डी हट जाएगा। उसके बाद बी का 1, बी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन की किस प्रक्षेप्य विधि में कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं और अनुक्रिया दाता को उसमें दिखने वाली आकृतियों की व्याख्या करनी होती है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो व्यक्तित्व के मापन के लिए कौन सा मेथड बोला जा रहा है? कार्डों पर स्याही के धब्बे वाले। तो ये जो है मेथड या तकनीक जो है ये क्या होता है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में होता है। और इस परीक्षण को जो है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, इसको किसने दिया था? हरमन रोरसा के द्वारा। किसने दिया था? हरमन रोरसा के द्वारा इस परीक्षण को, टेस्ट को दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है एक शिक्षक अपनी कक्षा में मेमोरी या स्मृति के स्तर को सुधारने के लिए बच्चों को सूचनाओं को छोटे छोटे अर्थपूर्ण समूहों में बांटकर याद करने के लिए कहता है। इस तकनीक को मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? इस तकनीक को मनोविज्ञान में कहा जाता है चकिंग या खंडीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी खंडीकरण। मतलब जो है जैसे क्या है, लॉन्ग टाइप का आंसर है, ये जो बड़े बड़े उत्तर है, सूचना है, उसको तोड़कर छोटे छोटे रूप में अर्थपूर्ण जो समूह है उस समूह में बांटकर या तोड़कर याद करने की प्रक्रिया, और इस प्रोसेस को बोला जाता है चकिंग या खंडीकरण। और इस प्रक्रिया या कंसेप्ट को किसने दिया था? जॉर्ज मिलर ने। जॉर्ज मिलर ने ये जो है कंसेप्ट या जो चकिंग या खंडीकरण के जो कंसेप्ट है इसको दिया था जॉर्ज मिलर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चकिंग या खंडीकरण। क्वेश्चन है जब कोई बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए अपने पूर्व अनुभवों, स्थापित नियमों और केवल एक ही निश्चित दिशा में तार्किक चिंतन करता है, तो इस प्रकार के तर्क या चिंतन को क्या कहा जाता है?
एक ही दिशा में कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शंस में, इसको जो है ये कौन सा सिद्धांत में आ जाएगा, या कौन से तार्किक चिंतन में आएगा, ये हो जाएगा अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या होता है, एक ही दिशा में तार्किक चिंतन करता है, जबकि जो अपसारी चिंतन है इसमें जो है बहुदिशा, बहुदिशा मतलब मल्टी डायरेक्शन, बहुदिशा में होता है। और ये जो अपसारी चिंतन ये क्या होता है, सृजनात्मक चिंतन भी बोले जाते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिसारी चिंतन, जिसमें केवल एक ही दिशा में तार्किक चिंतन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्य अवस्था में होने वाले संवेगात्मक और गत्यात्मक विकास के संदर्भ में सेफालोकाउडल अनुक्रम का सही अर्थ क्या है। अब यहाँ पे बताना है जो सेफालोकाउडल जो है इसका मीनिंग या अर्थ क्या है उसके बारे में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सेफालोकाउडल का मतलब ये होता है विकास जो होता है ये सिर से शुरू होकर नीचे पैर की दिशा में आगे बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अधिगम के वक्र के अंतर्गत जब सीखने की गति प्रारंभ में बहुत तीव्र होती है और बाद के प्रयासों में वह धीमी हो जाती है, तो इस प्रकार के जो वक्र को क्या कहा जाता है। प्रारंभ में क्या है, जो सीखने की जो गति है क्या है, बहुत तीव्र है, लेकिन बाद के प्रयासों में क्या हो जा रहा है, वो सीखने की जो गति है बहुत धीमी हो जा रही है या धीमी हो जा रही है। इस प्रकार की जो वक्र है, ये कर्व है, उसको क्या कहा जाता है। तो इस कर्व को वो बोला जाता है नकारात्मक त्वरित वक्र या उन्नतोदर वक्र या निगेटिव एक्सेलरेटेड या कन्वेक्स कर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान होने वाले सामाजिक और संवेगात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव और तूफान की अवस्था के रूप में इस अवस्था को किसने परिभाषित किया था। तो जो है ये किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा था। तो जो है किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैनली हॉल। क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है और अपरिचित व्यक्ति को देखकर रोने लगता है। सामाजिक विकास और समाजीकरण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत इस व्यवहार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है एक बच्चा है जो अपनी माँ को देखकर क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन क्या है जो अपरिचित व्यक्ति है जिसको नहीं जान रहा है उसको देखकर वो रोने लगता है। सामाजिक जो विकास और जो समाजीकरण की एक जो ये प्रक्रिया है या प्रोसेस है, इसके अंतर्गत इस व्यवहार को किस रूप में वर्गीकृत या क्लासिफाइड किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजनबी चिंता या स्ट्रेंजर एंजाइटी और संवेगात्मक विभेदीकरण के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 मुख्य चरणों में से वह कौन सा चरण है जिसमें बच्चा अपने वातावरण का अनुभव गामक क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों जैसे हो गया हाथ पैर हिलाना, साइकिल चलाना के माध्यम से व्यक्त करता है। यहाँ पे बताना है जो जेरोम ब्रूनर है उसके संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जिसमें इन्होंने 3 चरण दिया गया था। उस 3 चरण में से वह कौन सा चरण है जिसमें बच्चा क्या करता है, वातावरण का अनुभव गामक क्रिया या शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्त करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, सक्रियात्मक या सक्रिय अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रियात्मक या सक्रियता, इनएक्टिव स्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाल विकास मानकों के अनुसार प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा इस ECCE के अंतर्गत बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए किस कारक को प्राथमिक महत्व दिया गया है। अब यहाँ पे बताना है जो यूनिसेफ हो गया और जो WHO है, तो इन्होंने कौन से जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए किस कारक को इन्होंने प्राथमिकता दिया है या प्रायोरिटी दिया है उसके बारे में बताना है।
तो इन्होंने पोषण को, प्रारंभिक उद्दीपन को और खेल आधारित सुरक्षित वातावरण को प्राथमिकता दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें पोषण हो गया, न्यूट्रिशंस हो गया, प्रारंभिक उद्दीपन हो गया, एर्ली सिमुलेशंस हो गया, और खेल जो गतिविधि है, खेल पर आधारित जो सुरक्षित वातावरण है, इसको महत्व या प्रायोरिटी दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।